हेलो नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोड से में स्वागत है। तो चुनाव हो गए और नतीजा सामने है। अब उस नतीजों का क्या ही विश्लेषण करें, और जो हो गया सो हो गया। तो अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आज हम उस हस्ती शख्सियत का बात करेंगे या उनसे जुड़ी कुछ हकीकत, अफसाने, कहानी और कानूनी मसला, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो शख्सियत है, ये इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1931 कुछवाड़ा, जो मध्य प्रदेश में आता है, तब के मध्य प्रदेश में। नाम है चंद्रमोहन जैन। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं चंद्रमोहन जैन के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली रजनीश की बात कर रहा हूँ। रजनीश, या यूँ कहे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें भगवान रजनीश का दर्जा देते हैं या भगवान रजनीश करके उन्हें संबोधित करते हैं। तो काफ़ी फ्लैम्बॉयंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी एकदम फैंटेसी की दुनिया जैसी इनकी एक दुनिया थी। एक अलग ही तरह का इन्होंने लाइफ जीने का जो इन्होंने ठान रखा था। तो वो हम सभी को पता है कि रजनीश और रजनीश के बारे में सुनी गई, लिखी गई वो कहानियाँ, तो वो वापस जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, हालांकि उनके बारे में सब कुछ है, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत कई बार कहा चुका है या लिखा गया है, उससे परे हम बात करेंगे। तो एक कम शब्दों में अगर बात करें तो इनका जो वे ऑफ लाइफ था, मैं स्टाइल तो नहीं कहूँगा, इनका अपना एक वे ऑफ लाइफ था। और वे ऑफ लाइफ में इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिलीजन को रिजेक्ट किया था। मतलब जैसे कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन कॉन्सेप्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, तो उन्होंने उस तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजियस कॉन्सेप्ट को ही मतलब आउटराइटली रिजेक्ट किया था। जो भी इनकी थ्योरी रही वो कन्विंसिंग है नहीं है, उस बारे में भी बात नहीं करेंगे। इनका मेन वे ऑफ लाइफ था फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी, और जो भी आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो भी आपकी ज़रूरती चीज़ें हैं, ज़रूरती चीज़ों में आप समझिए कि मैं उन सभी ज़रूरती चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो हवा से, पानी से, अन्न से, और भी जो चीज़ें हैं, जो इनका वे ऑफ लाइफ था। बेसिकली ये एकदम फ्लैम्बॉयंट और फ्री वे ऑफ लाइफ की, लाइफ स्टाइल या वे ऑफ लाइफ की बात करते थे। तो इनके जन्म के बाद में इनकी फैमिली जो है वो गदरवारा में शिफ्ट हो गए। गदरवारा ये वही शहर है मध्य प्रदेश का जहाँ से एक रिनाउंड आर्टिस्ट, टेलीविज़न, फिल्म्स और रंगमंच की दुनिया से एक बेहतरीन कलाकार, उनका भी ओरिजिन वहीं से हुआ था। उनका नाम है आशुतोष राणा। तो दोनों एक ही जगह से आते हैं। रजनीश का जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है कि उनका जो आइडियोलॉजी था, इंस्टीट्यूशनल और रिलीजियस वे ऑफ रिलीजन और पॉलिटिक्स, दोनों से उनका दरकिनार था। दोनों ही चीज़ों से वो सहमत नहीं थे। तो ये उनका बेसिक पैरामीटर्स कहें या उनका जो विचार कहें या उनका जीने का तरीका कहें। तो इनिशियली ये इनकी शिक्षा वगैरह जो है सागर यूनिवर्सिटी में होती है। वहाँ से ये मतलब स्नातकोत्तर यानी कि डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है डिग्री ये प्राप्त करते हैं। फिर
ये जबलपुर यूनिवर्सिटी में इन्हें मतलब एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था, तो जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर करके ज्वाइन होते हैं। तो इनका एक फेमस वाक़या है कि ये दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रखते थे, तो इनके कुछ सीनियर्स ने पूछा, भाई दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो, दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? तो इनका कहना था कि मैंने कहाँ बढ़ाई, वो तो अपने आप बढ़ गई। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर इनका एक अलग तरीके का था। तो जो भी इनकी विचार शैली थी, जो भी इनकी विचारधारा थी ज़िंदगी को लेकर, जिस तरह की ज़िंदगी ये सोच रहे थे, समझ रहे थे और जिसे ये जीना चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि उसी तरह कुछ और लोगों को जोड़े और ये उनके ही तरह और लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करे। इस सोच से ये काफ़ी यूँ कहे कि मतलब कंसर्न थे और उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, यानी कि उसकी रूपरेखा तैयार करने में ये दिमागी तौर से विचारहीन थे जब भी ये जबलपुर में पढ़ाते थे तब से। और बहुत बढ़िया ओरेटर, हिप्नोटाइजिंग का एक पावर था इनमें, जो जब ये ओरेटरी करते थे तो अपने आप एक आकर्षण करने की जो शक्ति होती किसी वक्ता में, वो इनमें भरपूर थी। उसी का इन्होंने भरपूर सदुपयोग किया। तो ये जो उनके पूरी जीवनी को जो पढ़ेगा तो उसे पता ही होगा। फिर ये 1970 में मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ से वो जर्नी चालू होती है। 1970 से लेकर 1974 तक ये मुंबई में रहते। फिर 1974 में पूना में शिफ्ट हो जाते हैं। इनकी हालांकि पॉलिटिकल ऐसी कोई आइडियोलॉजी किसी पॉलिटिकल ग्रुप से एफिलिएटेड नहीं थी, लेकिन इनकी क्लोजनेस जो थी वो उस दौर के कांग्रेस फैमिली से तो थी ही, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी थी। लेकिन जनता पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान इनकी जो है टस्सन या टस्सलबाजी जो हो गई, वो हो गई तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से, और इनकी प्रॉब्लम तब से शुरुआत हो गई। अंततः ये जब पूना में शिफ्ट हुए, वहाँ पे इन्होंने ओशो आश्रम करके बनाया। अब ओशो आश्रम के बारे में आज की दुनिया में जब इतना सारा मटेरियल ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ओशो की दुनिया के बारे में, ओशो आश्रम पूना के बारे में ज़्यादा बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। इनके कई सारे डिसिपल्स हुए थे, कई फिल्म स्टार्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे, महेश भट्ट से लेके विनोद खन्ना और भी कई लोग थे, जो मतलब ये तो काफ़ी मतलब प्रचलित नाम है, प्रख्यात नाम था, तो इसलिए इनका जिक्र सामने आता है। लेकिन इनके वे ऑफ लाइफ से काफ़ी लोग उस वक्त जो है, शायद वो 70 के दशक का हिप्पी कल्चर था, और मैं हिप्पी कल्चर की जब बात कर रहा हूँ तो उस वक्त के मतलब उस वक्त के जनरेशन के लिविंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते थे। तो उसी तरह से इन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई, अपना एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की, अपना एक अलग वे ऑफ लाइफ रखने की कोशिश की, और इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते थे, इनसे जुड़े रहते थे, जुड़ना चाहते थे और जुड़ भी जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, आप कितने ही बड़े 30 मार का हो, गवर्नमेंट एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट, और स्टेट पावर इज़ अ माइटी पावर। उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो। अगर स्टेट पावर अगर आपके पीछे पड़ जाए तो उसका क्या असर होता है, उसे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट पावर आपके सपोर्ट में है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी टस्सल में इन्हें फिर अंततः पूना छोड़ना पड़ा, और ये चले गए अमेरिका। 1981 में ओरिगन सिटी है, वहाँ पे जाके ये अपना जो इनका जो तौर तरीका था, जो ओशो पूना में ये जो कर रहे थे, ओशो आश्रम पूना में जो कर रहे थे, जिस तरीके की लाइफ वे ऑफ लाइफ को ये प्रीच कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, उसी वे ऑफ लाइफ को ये फॉरवर्ड लेके जाते हैं
यूएसए में ओरिगन सिटी में, जहाँ पे ये रजनीशपुरम करके एक पूरा का पूरा शहर ही बनाना चाहते थे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू भी कर दिया था। रजनीश इंटरनेशनल फाउंडेशन, रजनीश फाउंडेशन, कई तरह की जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं इस तरह के काम करने के लिए, वो उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को वहाँ से प्रमोट करना और इनकॉर्पोरेट करना और उस काम में लग जाना, एग्जीक्यूट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर दिया। और शुरुआती दौर से ही मतलब वहाँ पे भी अमेरिका में इनके काफ़ी इनके व्यक्तित्व से और इनकी वक्ता क्वालिटी से, मतलब एक व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन इनकी जो बोलने का तरीका था, बात करने का तरीका, जो इनमें वो हिप्नोटाइज कैरेक्टर था वक्ता होने के नाते, बढ़िया वक्ता होने के नाते, तो काफ़ी लोग वहाँ भी इनसे जुड़ चुके थे। और इसी तरह से रजनीशपुरम बनाने का जो इनका कार्यक्रम चला उसमें काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी मिल चुका था। लेकिन वहाँ पे विवाद चालू होता है वहाँ के लोकल जो अदर रेसिडेंट्स थे उनसे और फिर गवर्नमेंट से, और काफ़ी आपसी टस्सलबाजी में वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ के लोकल से जो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह इनको झेलना भी पड़ा और कई सारे लीगल केसेस वगैरह भी इनके साथ हुए, तो जो इन्हें डे टू डे बेसिस पे फेस भी करने पड़ते थे। और इनकी जो डिसिप्लिन होती थी, मतलब इनके कई सारे डिसिप्लिन थे, बट जो बाय एंड लार्ज इनकी पूरी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करती थी वो डिसिप्लिन थी शीला आनंद। शीला आनंद बेसिकली मतलब करता धरता थी रजनीश की। तो इन्होंने शीला आनंद ने खुद भी कंट्रीब्यूट काफ़ी किया था ज़मीन और जायदाद से लेके रजनीशपुरम को इस्टेब्लिश करने में। उन्होंने वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदी, फिर उसे कैसे ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफ़र किया, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा उस पूरे प्रतिष्ठान के इन्हांसमेंट में और उसे बढ़ाने के लिए जो भी उन्हें करना पड़ा उन्होंने किया। लेकिन इसी के साथ इन्हीं से जुड़ा एक कानूनी मसला जो अल्टीमेटली रजनीश तक, मतलब उनको तक ड्रैग इन कर गया था ये कानूनी मसला, वो था 300,000 यानी कि 3 लाख $, एक बायरन करके ओरिगन सिटी के ही एक दाम्पत्य थे जिनसे शीला आनंद ने ये पैसे लिए थे, 3 लाख अमेरिकी $। और जो ये बायरन दंपत्य थे उनका कहना था कि ये तो लोन दिए थे, रिफंडेबल लोन था, लेकिन शीला आनंद का कहना ये था कि वो लोन नहीं था, वो डोनेशन था रजनीशपुरम को। तो इस तरह का विवाद खड़ा होता है जब बायरन जो है वो अपना पैसा वापस मांगने की कोशिश करते हैं शीला आनंद से। तो शीला आनंद बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी जो पब्लिक डोमेन में है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी हैच करती है टू एलिमिनेट बायरन कपल। और उस वक्त के जो ओरिगन सिटी के जो अटॉर्नी थे जो इस लीगल बैटल को एडवाइस कर रहे थे और लीड कर रहे थे, उनको एलिमिनेट करने का इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के हिसाब से अगर बात करूँ तो इस तरह का इन्होंने स्टेप लिया जो सक्सेस नहीं हो पाता। वो अल्टीमेटली जो उनका जो पर्पस था शीला आनंद का, जो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट के हिसाब पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उसके हिसाब से वो अपने पर्पस में सक्सेस नहीं होती है। और इवेंचुअली ये लीगल बैटल वहाँ की कोर्ट में जाता है, फिर अल्टीमेटली कोर्ट से फैसला भी आता है कि आपको ये $300,000 यानी कि 3 लाख $, जो है वो रिफ़ंड करने पड़ेंगे। और इसमें सीधे सीधे रजनीश का नाम ड्रैग इन कर दिया गया, तो रजनीश भी काफ़ी इससे हताहित थे, वो भी किनारा काटना चाह रहे थे, अब कन्नी काटना चाहते थे। उन्होंने इनफैक्ट खुद ही एडवाइस भी किया था वहाँ के ओरिगन एडमिनिस्ट्रेशन को टू प्रोसिक्यूट क्रिमिनली शीला आनंद और जो भी डिसिपल्स इस तरह के उनके काम में इन्वॉल्व थे। वो हर बारी का एक तरीका होता है जब एक जो मेन लीडर जो है वो ड्रैग इन कर लिया जाता है तो वो फिर वो
अपने पे ना आया करके जो बाकी उसके इर्द गिर्द होते हैं तो वो उनके ऊपर वो एक्शन हो जाए और वो वहाँ से बच के निकले। जो हर लाइफस्टाइल में होता है, हर तरह की ज़िंदगी में होता है जहाँ पे ये ऊंची नामी गिरामी हस्तियाँ इन्वॉल्व होती, तो उसमें से भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कदम रहा होगा। मुझे ऐसा पढ़ने से समझ में आता है। तो ये अल्टीमेटली लीगल बैटल ये हार जाते हैं और वो $300,000 जो है वो रिफ़ंड करने का ऑर्डर इन्हें ओरियन सिटी कोर्ट से मिल जाता है, जो कि इन्हें झक मार के देना ही पड़ता है। और इनका जो उसी दौरान मतलब ये शीला आनंद ऐसी थी कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ओशो जो है वो मतलब रजनीश को ओशो के नाम से जो जाना जाता था, ओशो जो है या भगवान जो है अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे, शीला आनंद से बात करेंगे। और जिन्हें भी ओशो से बात करनी है उन्हें शीला आनंद से बात करनी पड़ेगी। तो एक जैसे होता है ना कि एक मेन बॉस होता है जो गॉडफादर होता है, तो उसको पब्लिक से एक डिस्कनेक्ट करने के लिए जो बीच वाले जो होते हैं ना, जो जिसे कहते हैं चाय से ज़्यादा केटली गरम, तो ये जो केटली टाइप के लोग होते हैं वो थोड़ा अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। तो ये आप लोगों को भी एक्सपीरियंस में आता ही होगा, आप लोग की भी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी ऐसे कई चाय से गर्म केटली की कहानियाँ हैं और ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें रोज़मर्रा झेलना पड़ता है। मैंने भी झेला, आप लोग ने भी झेला होगा इस केटली टाइप के लोगों को। उनका सिर्फ यही रहता है कि वो चाय से गर्म रहते हैं, यानी जो गॉडफादर पर्सनालिटी होती है जिसके सहारे इनका अपना चलता है, वो उनसे भी ज़्यादा इनकी जो गर्म मिजाज होती है, एटीट्यूड होता है, वो सभी को पता है। तो उसी तरह का जो एटीट्यूड था वो शीला आनंद का था। और रजनीश भी क्या जी रहे थे अपनी लाइफ डिस्कनेक्ट होके पब्लिक डोमेन से। वो एक कन्वीनियंट पोजीशन भी था उनके लिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी रजनीशपुरम को लेके, वहाँ के लोकल रेसिडेंट का प्रोटेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटेस्ट, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का प्रोटेस्ट, और फिर बीच में ये फिर इस तरह का जो लीगल मसला जहाँ पे रिकवरी $300,000 यानी कि $3 लाख की रिकवरी का मसला। तो उन्होंने भी उचित ही समझा कि चलो हम मौन ही रहे, तो मौन कैसे रहा जाए, ये बढ़िया तरीका है मौन रहने का। और ऐसे मौन रहते हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया। रजनीश के बारे में ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है कि उनको रोल्स रॉयस गाड़ियों का बड़ा शौक़ था और उनके पास लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ रोल्स रॉयस होती थी। तो ये वे ऑफ लाइफ जो है, वे ऑफ लाइफस्टाइल जो है उनकी, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में, खास करके रोल्स रॉयस जैसे गाड़ियों में, उस कई हज़ार एकड़ में फैले हुए रजनीशपुरम में रहने का जो उनका एक अपने आप में मिजाज था, वो काफ़ी प्रचलित हो चुका था, मीडिया में आ चुका था, पब्लिक डोमेन में आ चुका था, चर्चा का विषय बना था, क्रिटिसिज्म का भी विषय बन चुका था। तो इस लिहाज से इन्हें काफ़ी वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी झेलना पड़ा और अल्टीमेटली वहाँ से इन्हें मतलब यूँ कहा जाए कि इन्हें डिपोर्ट ही कर दिया जाता है। तो ये वापस 1987 के आसपास ये भारत लौटते हैं और उसके बाद में 1991 में इनकी 19 जनवरी 1990 में इनकी मौत हो जाती है। तो ये रहा आज के एपिसोड का पार्ट 1 ओशो के बारे में, जिसमें मैंने उनका जो बैकग्राउंड है और उनसे जुड़ा ये एक कानूनी मसला जो शीला आनंद के ज़रिए उनके पास उनसे जुड़ा वो $3 लाख की रिकवरी का, और रजनीशपुरम के इंटरनल मैकेनिज़्म का, वहाँ के एनहांसमेंट प्रोजेक्ट का, और उससे अफेक्टेड जो लोकल रेसिडेंट और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन थे उनसे जो लीगल हैसल्स इन्हें झेलने पड़ते हैं, अल्टीमेटली इनका डिपोर्टेशन। तो ये पार्ट 1 में मैंने कवर किया। पार्ट 2 में इसके आगे का जो सिलसिला है, हालांकि इनकी जो डेथ की बात है वो मैंने ऑलरेडी बता दी है 19 जनवरी 1990, लेकिन 1987 से लेकर 1990 और कुछ अंश वापस पीछे जाते हुए इनके यूएस के और भी जो इनके यूएस की ज़िंदगी के दौरान के कुछ और भी अफसाने, हकीकत और कुछ कानूनी मसले लेकर मैं कल दोबारा हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी आशा के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर कल मिलूँगा
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।